हेलो एवरीवन, मैं अनिकेत आप सभी के पसंदीदा चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जैव प्रक्रम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में मानव में पोषण व पाचन के बारे में अच्छे से बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ लिया है डायग्राम के थ्रू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, या फिर इसको बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। दोस्तों, एक एक चीज बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलना है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने साथी स्टूडेंट के साथ में जरूर शेयर करना, जिससे उसको भी फायदा मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा श्वसन तंत्र। दोस्तों, श्वसन तंत्र में श्वसन क्या होता है, मतलब श्वसन किसे कहते हैं? तो श्वसन किसे कहते हैं? सांस का लेना और सांस का छोड़ना, इसी को ही आम भाषा में हम श्वसन कहते हैं, या फिर सांस लेना या सांस छोड़ने को ही क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी। अब दोस्तों, होता क्या है, उस श्वसन आप सांस ले रहे हो उसमें क्या आता है, और सांस छोड़ रहे हो उसमें क्या आता है? तो ध्यान रखना, श्वास लेते हैं हम तो उसमें आता है ऑक्सीजन। क्या आता है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 को क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो ये ऑक्सीजन ग्रहण करना और CO2 का त्याग करना, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन की प्रक्रिया। क्या कहलाती है? श्वसन की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों। अब तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जैसे पॉलिटिकल में देखो आप, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री को किसने चुना? सांसदों ने। तो मतलब वो क्या है? एक सिस्टम, मतलब बहुत सारे सांसद मिलकर एक प्रधानमंत्री का निर्माण करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे अंदर ऐसे अंग है जो श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। जैसे सबसे पहले हम सांस किस किस से लेते हैं? मुख से और नाक से, दोनों से श्वास लेते हैं। फिर बाद में मुख के अंदर, यहाँ हमने कल बताया था, ग्रसनी होती है, कॉमन भाग होता है पाचन का और श्वास का, दोनों को क्या होता है? कॉमन भाग, वहां श्वास जाती है। उसके बाद में श्वास नली में या श्वसन नली में अपना श्वास ऑक्सीजन जाती है, उसके बाद में कूपिकाओं में या फिर फेफड़ों में चली जाती। ये सारे क्रियाएं मिलकर क्या एक तंत्र का निर्माण करती है, और जिस तंत्र का नाम है श्वसन तंत्र। अब दोस्तों, ऑक्सीजन आ रही है और जा क्या रहा है? CO2। मतलब ऑक्सीजन का CO2 में परिवर्तन कैसे होता है? क्या है हमारी बॉडी में ऐसे जिससे ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाती है? मतलब ये एक रिएक्शन चलती है, जिस रिएक्शन का नाम है जैव रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन का CO2 में बदलना क्या है? कौन सी अभिक्रिया है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। अभी मैं समझाता हूं आपको, जैव रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों, जैव रासायनिक अभिक्रिया क्या है? कल हमने पढ़ा था, हम जब भोजन करते हैं तो भोजन में क्या आता है? सुक्रोज, या फिर हम उसको ग्लूकोज भी कहते हैं, ग्लूकोज ग्रहण करते हैं। ग्लूकोज का कल मैंने बताया था ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका ऑक्सीकरण होता है। तो क्या निर्माण होता है? ग्लाइकोजन का। ग्लाइकोजन के निर्माण के साथ में CO2 का निर्माण भी होता है। उसी को ही हम कौन सी प्रक्रिया कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऑक्सीजन का CO2 में बदलना किसे कहते हैं? जैव रासायनिक अभिक्रिया को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सीजन को CO2 में बदलने वाली अभिक्रिया कौन सी है? जैव रासायनिक अभिक्रिया। किसकी उपस्थिति में? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन से। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में ऑक्सीकरण। क्या है? ऑक्सीकरण। ये हमने क्या पढ़ लिया दोस्तों? श्वसन क्या होता है, ये कौन सी अभिक्रिया के थ्रू CO2 बदलती है और कैसे बदलती है, किसके कारण बदलती है। ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चारों चीजें आपके याद हो गई तो श्वसन तंत्र आधा याद हो जाता है। चलो एनसीईआरटी की लाइन में एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको।
क्या है श्वसन तंत्र? श्वसन एक जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अभी जस्ट मैंने बताया था जैव रासायनिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का CO2 में बदलना, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना ऑक्सीकरण के द्वारा होता है, जिसमें विशेष मानव अंग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मैंने अभी बताया था ग्रहण क्या करता है, ऑक्सीजन को, और उसे कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ऑक्सीजन कहां तक जाता है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है? ब्लड के थ्रू। मैंने बताया था हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर एक फेरस पाया जाता है या फिर लोहा पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन का प्रवाह का कार्य करता है, ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है अलग अलग अंगों में। और अंग किससे मिलकर बने होते हैं? हमारे कोशिकाओं से। सबसे छोटी इकाई क्या है? हमारी कोशिका। शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। तो ऑक्सीजन को उसे कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अतः श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीकरण होता है। कार्बनिक यौगिक कौन सा है? अभी मैंने बताया था ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण, जिससे ही तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में CO2 भी उत्पन्न होता है। अभी जस्ट मैंने बताया था, जो मानव शरीर के लिए अनुपयोगी है। हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि हमारे शरीर में उसका कोई उपयोग ही नहीं है, उसको इसलिए छोड़ते रहते हैं और ऑक्सीजन लेते रहते हैं। ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। कोशिकाएं मर जाएगी अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो। इस CO2 को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया श्वसनांगों द्वारा ही होती है। श्वसनांगों का संपूर्ण तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। श्वसनांग मैंने बता दिए थे, नाक, मुख, ग्रसनी, कंठ है, और बाकी श्वसनिका है, फेफड़े है। इन सारे चीजें मिलकर क्या कहलाती है? एक श्वसनांग। और श्वसनांगों से ही मिलकर क्या होता है? श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये चीजें समझ में आ गई तो आपके आगे बहुत इजी होगा, बिल्कुल भी सारी चीजें क्लियर रहेगी। अब आगे हम बात करते हैं श्वसन के प्रकार के बारे में। श्वसन कितने प्रकार के हैं? श्वसन होते हैं दो प्रकार के, एक तो ऑक्सी श्वसन और एक होता है अनॉक्सी श्वसन। इसे हम ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन भी बोल सकते हैं, इसको अवायवीय श्वसन भी बोल सकते हैं। ऑक्सी श्वसन का मतलब क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई कार्य होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य होता है। और अनॉक्सी का मतलब जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता। ये तो सब बच्चों को याद हो जाएगा, इसमें तो किसी को भी दिक्कत नहीं है। ऑक्सी का मतलब जहां ऑक्सीजन उपस्थित है, अनॉक्सी का मतलब जहां ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। तो ये तो सारी चीजें याद हो जाएगी। दूसरी है, यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। अब दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हमने एक 9th क्लास में चैप्टर है कोशिका, सेल बायो, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। क्या होता है? कोशिका के अंदर क्या होता है? केंद्रक। जैसे ये हमारी कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है? सेंटर में केंद्रक। अब केंद्रक के साइड में एक चीज और होती है, जूते के आकृति की एक चीज और होती है, इसे हम क्या कहते हैं? याद आया तो इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर ध्यान हो तो हमारी कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है। शक्ति गृह का मतलब पावर हाउस। जैसे हमारे घरों में बिजली पहुंचाने का कार्य कौन करता है? पावर हाउस के थ्रू ही पहुंचती है। ऐसे ही हमारे शरीर में एनर्जी का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ये ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करता है। और एक ग्लूकोज का अणु कितने ऊर्जा उत्पन्न करता है? 38 ATP। कितनी? 38 ATP। एक ग्लूकोज कितनी ATP का निर्माण करता है? एक ग्लूकोज 38 ATP का निर्माण करता है। अब सर ये ATP क्या है? ATP को बोलते हैं एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलते हैं? एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है?
ये है ऊर्जा के बंडल, जिन्हें हम एनर्जी के पैकेट्स भी बोल सकते हैं। इन्हीं से हमारे शरीर में क्या होती है, एनर्जी का उत्पन्न होना। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होती है एटीपी, और कितनी, एक ग्लूकोज अणु टूटेगा तो कितने एटीपी का निर्माण होगा, 38 का। ये ध्यान रखना, बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या है, दूसरा क्या है, यह क्रिया कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है। मैंने अभी बता दिया था कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये कहाँ होती है, केवल जीव द्रव्य में। ये मतलब अनोक्सी श्वसन का मतलब समझ लो, ये ऐसे जीवों में होती है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे कल हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में। अमीबा में क्या माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित था? नहीं था। इसीलिए उसमें सब कुछ, जो भी खाना पीना, श्वसन की क्रिया, सारी चीजें कहाँ होती है, जीव द्रव्य के अंदर। तो यहाँ भी कहाँ होगी, यह क्रिया केवल जीव द्रव्य के अंदर ही पूर्ण होती है। दूसरा, अभी मैंने बताया था, इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। एक ग्लूकोज का अणु कितनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, 38 एटीपी का। ठीक है, इस क्रिया में CO2 व H2O अंतिम उत्पाद बनता है। इस क्रिया में ग्लूकोज का एक अणु 38 एटीपी का निर्माण करता है। दूसरा, इस क्रिया में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही नहीं होता, वहां माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित ही नहीं है, इसलिए वहां ग्लूकोज का ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस क्रिया में अल्कोहल एवं लैक्टिक अम्ल अंतिम उत्पाद बनते हैं, और इस क्रिया में ग्लूकोज से 1 एटीपी का 2 एटीपी का निर्माण होता है। ये सारी चीजें मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझा दूंगा। अभी सिर्फ रटना नहीं है आपको कि ये सब चीज रट लो, केवल ये चीज ध्यान रखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये अनऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता। ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये कहाँ होता है, जीव द्रव्य के अंदर। इस क्रिया में ग्लूकोज का क्या होता है, पूरी तरीके से ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया में पूरी तरह से ऑक्सीकरण नहीं होता है। और इस क्रिया में क्या क्या बनता है, ग्लूकोज के द्वारा CO2 और H2O, और इसमें ग्लूकोज से एक ग्लूकोज से 38 एटीपी का निर्माण होता है, और इसमें 2 एटीपी का निर्माण होता है। अब मैं बताता हूं कैसे क्या होता है। दोस्तों, ये एक डायग्राम है, एक समीकरण है, इसके थ्रू मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। ये क्या है, एक ग्लूकोज का अणु। एक ग्लूकोज के अणु में ध्यान रखना 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन है, ध्यान रखना, C6H12O6 होता है ना, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन। अब दोस्तों, यह क्रिया है वो कहाँ होती है हमारे शरीर में, कोशिका द्रव्य में। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। तो ये क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है तो किसमें निर्माण होता है उसका, पायुर्वेट में। किसमें होता है, पायुर्वेट में। और पायुर्वेट में होता है 3 कार्बन। कितने कार्बन उपस्थित होते हैं, 3 कार्बन। तो क्वेश्चन यहां से आपका बनता है, ग्लूकोज का पायुर्वेट में टूटना कितने कार्बन बनाता है, 3 कार्बन। समझ में आया, मतलब एक अगर ग्लूकोज का अणु टूटेगा तो कितने पायुर्वेट बनाएगा, 2 पायुर्वेट। कैसे, देखना, यहां कितने हैं, 6, यहां कितने हैं, 3, मतलब एक और बनेगा पायुर्वेट, एक और बनेगा, तो कितने अणुओं का निर्माण कर रहा है, 2 अणुओं का। तो क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके 6 ग्लूकोज कितने पायुर्वेट का निर्माण करते हैं, तो क्या करोगे, 2 से गुणा कर देना। सीधी सिंपल भाषा है, आपको सिर्फ 2 से गुणा करना है। तो कितने कर देगा, 6 ग्लूकोज के अणु, 6 दूनी 12, तो 12 पायुर्वेट का निर्माण कर देगा। और भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। कहाँ होती है ग्लूकोज से पायुर्वेट का निर्माण, कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य में। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों, ये क्रिया है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, मैंने अभी बताया था, CO2 + H2O + 38 ATP। कितने बनते हैं,
38 एटीपी। ये ध्यान रखना आपको, बिल्कुल ये चीज ध्यान रखनी है। एक ग्लूकोज का अणु कोशिका द्रव्य में टूटता है तो 3 पायरुवेट का निर्माण करता है और 3 पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस 38 एटीपी मतलब ऊर्जा का निर्माण करते हैं। दूसरा, अगर यह ऑक्सीजन का अभाव हो या फिर इसको मैं बोलता हूं अपनी पेशियों के अंदर, कहां होता है? पेशियों के अंदर होता है। दोस्तों मैंने पेशी के अंदर क्यों बोला? क्योंकि दोस्तों आप कभी देखना रनिंग करने जाते हो, रनिंग करने जाते जाते कुछ देर बाद आपके पैर दर्द करने लग जाते हैं, तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि अपने पैरों में मांसपेशियों में क्या हो जाता है? लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है, इसके कारण हमारे पेशियों में दर्द होने लग जाता है। ये चीजें समझ में आई? होता क्या है? ऑक्सीजन का अभाव होता है और किसके अंदर होता है? पेशियों के अंदर। और निर्माण किसका होता है? लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। ये कहाँ होती है? हमारी पेशी। पेशी कहाँ होती है? जैसे ये देखो, हम मेरा हाथ और ये मोड़ने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? पेशियां। उसे ही हम क्या कहते हैं? पेशियां। अब तीसरा है ऑक्सीजन का अभाव में, और ये कहाँ होती है? यीस्ट में, जो हम बोलते हैं फफूंद। कभी कभी ब्रेड है, ब्रेड को हम क्या करते हैं? ला के रख देते हैं, फिर भूल जाते हैं तो उसके अंदर फफूंदे छा जाती है, तो उसके अंदर क्या ऑक्सीजन है? ब्रेड के अंदर नहीं। तो ब्रेड के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है और इससे किसका निर्माण होता है? इथेनॉल का। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण होता है और ऊर्जा ये कहाँ होती है? यीस्ट के किण्वन में। अब आई चीज समझ में, ग्लूकोज का विखंडन या फिर इस प्रक्रिया को पायरुवेट का विखंडन भी बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पायरुवेट का विखंडन क्या है, तो ये पूरी डायग्राम आपको बनाना है। एक ग्लूकोज का अणु 2 पायरुवेट के अणु का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करते हैं, साथ में 38 एटीपी का निर्माण करते हैं। और कहाँ होती है ये प्रक्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दूसरा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है? मांसपेशियों में, और ये किसका निर्माण करते हैं? लैक्टिक एसिड और एनर्जी का। तीसरा है यीस्ट के अंदर, ये भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और किसका निर्माण करते हैं? इथेनॉल का। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा भी निर्माण करते हैं। ये चारों चीजें आपको याद होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इतनी से में से ही बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक बार मैं आपको एनसीईआरटी की जो लाइन है वो मैं पढ़ के समझा देता हूं। पायरुवेट के विखंडन के विभिन्न पद क्या क्या हैं? पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह क्रिया किण्वन कहलाती है। अगर आपसे पूछ ले किण्वन क्या है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। सीधा याद रखना, ऑक्सीजन अनुपस्थित है और किसका निर्माण कर रहे हैं? इथेनॉल और CO2 का। बस इतनी सी चीज याद रखना, ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो इथेनॉल और CO2 का निर्माण कर रहे हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन। और किसके द्वारा होता है? यीस्ट के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ये यीस्ट। एग्जाम्पल याद रखना, किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। दूसरा है ऑक्सीजन के अभाव में, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी पेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये चीज अभी मैंने बताई थी, पायरुवेट से किसका निर्माण हो रहा है? लैक्टिक अम्ल का। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, अनुपस्थित है। अगर मांसपेशियों में पूछ ले पायरुवेट से किसका निर्माण हो रहा है? लैक्टिक अम्ल का। अगर पूछ ले किण्वन में, तो किसका निर्माण हो रहा है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारी पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल के संचय से दर्द होने लगता है। मैंने अभी बताया था, जब हम रनिंग करते हैं तो हमारे क्या मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बहुत ज्यादा रिलीज होने लग जाता है, और रिलीज होता है तो इकट्ठा हो जाता है, वहां दर्द बहुत ज्यादा होने लग जाता है। कुछ दिन बाद आप लगातार रनिंग करते रहते हो तो वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है और दर्द भी हमारे खत्म हो जाता है। ये चीजें समझ में आई? बहुत ज्यादा चलने या दौड़ने के बाद ही हमारी मांसपेशियों में इस कारण क्रैम्प या तकलीफ होती है। मैंने बता दिया था एग्जाम्पल देके। तीसरा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में
पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। पूर्ण ऑक्सीकरण तभी तो होगा जब ऑक्सीजन उपस्थित होगा, अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है तो पूर्ण ऑक्सीकरण कैसे होगा। तो ऑक्सीकरण पूर्ण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। चूंकि यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अतः इसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। मतलब क्या है, पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो किसका निर्माण होगा, CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। ये चीज बस इतनी सी समीकरण याद लिख लें, पूरी ये लाइन आपको याद हो जाएगी। फर्स्ट लाइन सिर्फ इतनी सी है, थर्ड लाइन इतनी सी है, सेकंड लाइन में कुछ नहीं है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। बस ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना है। अब आगे हम चलते हैं ऑक्सीजन या फिर श्वसन तंत्र का चित्र। नामांकित चित्र बहुत बार 6 नंबर का ये क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो सीधा सीधा 6 नंबर का आपके आ जाएगा। तो चित्र कैसे बनाना है, एक बार मैं डायग्राम आपको बना के दिखाता हूं, बन जाएगा तो देखना। ये हमारा मानव का नोज है, ये मुख है, ठीक है। अब दोस्तों देखना, ये नोज आगे और मुख एक कॉमन पार्ट का निर्माण होता है जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ये हमारी क्या है, नाक, और ये क्या है, मुख। श्वसन हम दोनों चीजों से ले सकते हैं, नाक से भी और मुख से। कोई ऐसा बच्चा है जो सिर्फ नाक से लेता है या फिर मुख से नहीं लेता, सब लेते हैं। दौड़ करना कभी जब मुख से भी लेनी पड़ जाएगी, है ना। तो आगे क्या है, हमारी कॉमन भाग क्या है, ग्रसनी। ग्रसनी मतलब कॉमन भाग कैसे है सर, कल मैंने बताया था, आप जब भोजन करते हो तो भोजन करते टाइम यहाँ एक ऐसा मार्ग आता है जिसमें श्वास भी वहां इकट्ठी होती है हमारी, और भोजन भी कभी कभी जब निकल जाता है तो नाक से भी निकलती है अपनी जो खाद्य पदार्थ है। तो कहां से होके आती है वो, ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, कॉमन भाग है। इसके आगे देखना बेटा है हमारा श्वसन नलिका। क्या है, श्वसन नलिका या फिर श्वास नली। क्या है, श्वास नली। अब दोस्तों एक चीज देखना, जो ये हमारा क्या है, कंठ है ना, ये भी तो श्वास नली का ही पार्ट है। तो यहां क्या है, कंठ। क्या है, कंठ। अब दोस्तों ये जो श्वास नली है ये सी आकार के छल्ले से नुमा बनी होती है। सी आकार के छल्ले नुमा संरचना बनी होती है, और ये आगे जाके 2 भागों में डिवाइड होती जाती है। आगे जाके 2 भागों में डिवाइड होती है। ध्यान रखना, आगे जाके ये 2 भागों में डिवाइड होती है। हमारे शरीर के अंदर कितने फेफड़े हैं, 2 फेफड़े हैं, इसीलिए हमारे शरीर में ये 2 भागों में डिवाइड होती है। श्वास नली कितने भागों में हो गई, 2 भागों में। अब आप देखो ये बनी किसकी होती है, ये हमारे जो छल्ले नुमा संरचना है, कभी दबा के देखना सी आकार की नजर आएगी, और ये छल्ले नुमा संरचना बनी होती है, ये कार्टिलेज की बनी होती है। अब गुरुदेव कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक ऊतक होता है। आपने कभी देखा होगा जैसे कान है, कान को मरोड़ो, कुछ देर बाद ये अपनी ही पुरानी स्थिति में आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज। नाक को दबा लो, दोबारा ऐसी ही स्थिति में आ जाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्टिलेज है। गर्दन दबा लो, थोड़ी देर बाद ऐसे कैसे ही हो जाएगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज। क्या है, कार्टिलेज अनुपस्थित होता है, कार्टिलेज ऊतक उपस्थित होता है। तो 3 चीजें होगी इसमें चित्र में देख लो, एक तो नासाद्वार है, मुख गुहा है, ग्रसनी हो गई, कंठ हो गया, श्वास नली हो गया। अब आगे क्या है, वायवीय या उपांगीय भाग। अब आगे दोस्तों ये जो हमारे फेफड़े हैं ये 2 भागों में विभाजित होते हैं, और कैसे होते हैं ये देखो ना, यूं ऐसे ही इधर होते हैं जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं, और ये ब्रांचों में बटी होती है जिसे हम श्वसनिका कहते हैं। ये तो क्या होगी हमारी श्वसनी, और ये श्वसनिका। अब दोस्तों
इसमें छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना होती है, छोटी छोटी गुब्बारे जैसी संरचना होती है। इनको हम कहते हैं कूपिका। क्या हो कहते हैं? कूपिका। और ये पूरा एक फेफड़ा है और ये फिर पूरा एक फेफड़ा है। ये हमारा यूं समझ लो सचित्र वर्णन है। ये एक फेफड़ा है और ये इधर एक फेफड़ा है। इनके अंदर ये क्या है? कूपिका, जहां ऑक्सीजन आकर इकट्ठी होती है, जहां कूपिका कोष होते हैं उससे ऑक्सीजन, इसके ऊपर क्या होती है? रक्त वाहिनी चंडी होती है। रक्त वाहिनियों में फिर ऑक्सीजन चला जाता है, अलग अलग अंगों में जाता है, कोशिकाओं में जाता है। फिर कोशिका वहां से CO2 ब्लड के थ्रू फिर दोबारा छोड़ती है, फिर वापस ये कहाँ आ जाती है? हमारे कूपिकाओं में। कूपिकाओं के थ्रू वापस नासा द्वार या फिर मुख द्वार में होकर निकल जाता है। ये सचित्र वर्णन है हमारा। अब आगे देखना दोस्तों, एक बार इसका वर्णन देख लेते हैं हम क्या क्या चीजें हैं। ये देखो श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले नासा द्वार, मतलब जो नासा द्वार का मतलब 2 छिद्र, उनको ही हम क्या कहते हैं? नासा द्वार। उसके बाद में नासा पथ, मतलब छिद्र के आगे जो पथ बना हुआ है उसे क्या कहते हैं हम? नासा पथ। फिर क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी क्या है? कोमन वाग है, भोजन का भी और श्वास का भी। फिर क्या है? कंठ है हमारा, जो ये क्या है? कंठ, जिससे हम बोलते हैं, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं इसे। फिर क्या है? श्वास नली। फिर क्या है? श्वसनी और फेफड़े। ये सारी चीजों के बारे में मैंने बता दिया था। अब एक बार इनको पढ़ लेते हैं कैसे क्या है। नासा द्वार, मनुष्य में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। कितने हैं? एक जोड़ी, मतलब एक इधर और एक इधर, एक जोड़ी है। ठीक है। दोनों नासा द्वारों के बीच एक पट है जिसे नासिका पट कहते हैं। वायु शरीर में इसी के द्वारा जाती है। नासा पट क्या है? देखना, बीच में एक झिल्ली नुमा संरचना नजर आ रही होगी, इसे हम नासिका पट भी कहते हैं। क्या है? नासिका पट। फिर क्या है? नासा पथ। ये तो हो गया नासा द्वार, जहां से श्वास या जहां से ऑक्सीजन अंदर जा रही है। 2 छिद्र नजर आ रहे हैं, ये क्या है? नासा द्वार। मतलब जैसे कमरा है, कमरे के अंदर गेट है, तो उसने क्या कहते हैं? द्वार। अंदर की चीजें क्या है? पथ। ठीक है। ऐसे ही नासा पथ, प्रत्येक नासा द्वार अपनी ओर के नासा पथ में खुलता है। मतलब इधर का नासा पथ इधर के नासा पथ में, नासा द्वार इधर के नासा द्वार में, और इधर के नासा द्वार इधर के नासा पथ में खुलते हैं। नासा पथ का अगला भाग नासा बेसिन कहलाता है। मतलब ये तो हो गया नासा पथ, और जो अंदर ग्रसनी से पहले जो मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? नासा बेसिन कहलाता है। ठीक है। नासा बेसिन श्लेष्मा झिल्ली तथा रोम से ढकी रहती है। दोस्तों देखना, हमारी नाक में बाल होते हैं, होते कि नहीं होता है, और हल्की हल्की सी श्लेष्मा झिल्ली, मतलब कभी कभी जब जुकाम हो जाती है तो श्लेष्मा झिल्ली का ज्यादा ही रिलीज होने लग जाता है, जिससे नाक टपकने लग जाती है। ठीक है। श्लेष्मा झिल्ली श्लेष्मा का श्रावण करती है। वायु में मिश्रित धूल कण, और क्या सुरक्षा करती है? ये बाल क्या सुरक्षा करते हैं? मान लो कोई कीटाणु घुस रहा हो तो उसको रोकने का, धूल के कणों को रोकने का। जीवाणु या फिर अन्य हानिकारक कण श्लेष्मा से चिपक कर रोमों में अटक कर इसी पथ के अग्रभाग में रह जाते हैं और स्वच्छ निस्सांदित वायु फुफ्फुस तक पहुंचती है। ये चीजें समझ में आई। नासा पथ में क्या क्या चीजें होती है? एक तो श्लेष्मा झिल्ली और रोम, जिन्हें हम बाल भी कहते हैं। ये क्या कार्य करती है? हमारे शरीर में गंदी जो पदार्थ होते हैं, कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं या फिर जीवाणु होते हैं, उन्हीं को पहले ही रोक देते हैं, और अंदर जो फेफड़ों में भेजती है वो कैसी? एकदम स्वच्छ वायु को अंदर भेजता है। कौन? नासा पथ का यह है कार्य। फिर क्या है? ग्रसनी। नासा पथ ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी कंठ में खुलती है। इसका कोई खास उपयोग नहीं है क्योंकि ये कॉमन भाग है, सिर्फ एक इकट्ठा होने का कार्य करता है। फिर दोस्तों देखना, फिर है हमारा क्या है? कंठ। इसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, मैंने अभी बताया था, वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। मतलब इसी से ही हम बोल रहे हैं। यह 4 उपास्थियों द्वारा घिरा होता है। उपास्थि का मैंने मतलब बता दिया था, ऐसी अंग जिसे हम दबाते हैं तो दोबारा उसी शेप में आ जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपास्थि या फिर कार्टिलेज। कंठ आगे श्वसन नली में खुलते हैं, इसके भौक रज्जु उपस्थित होते हैं।
बौक रज्जु का मतलब जिससे हम बोल रहे हैं, इनमें थोड़े थोड़े से रज्जु तंत्र उपस्थित होते हैं जिसके कारण बोल रहे हैं, इसकी गति हो रही है। ठीक है, फिर है श्वास नली या फिर इसे ट्रैकिया कहते हैं। यह एक पतली लंबी नलिका है। यह कंठ से प्रारंभ होकर गर्दन में होती हुई वक्ष गुहा तक स्थित होती है। मैंने बताया था ये क्या है, हमारा कंठ, और नीचे जो ये जा रही है ये कहलाती है हमारी श्वास नली। क्या कहलाती है? श्वास नली। ये कहां से? यहां से कंठ से लेकर नीचे फेफड़ों तक। ठीक है, वक्ष गुहा जिसे हम बोलते हैं। श्वास नली की दीवार में उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले होते हैं। मैंने अभी बता दिया था किसके हैं, उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। कैसी आकृति है? सी आकृति के छल्ले होते हैं जो पृष्ठ तल में अपूर्ण होते हैं। मतलब पृष्ठ का मतलब जो पीछे का भाग है उसमें अनुपस्थित होते हैं और आगे के भाग में उपस्थित होते हैं। ऐसे होते हैं, मैंने बताया था। ये आगे के भाग में उपस्थित होते हैं और पीछे के भाग में उपस्थित नहीं होते। ये श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। ये क्या करते हैं? श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं ताकि इनमें वायु स्वतंत्रता पूर्वक आ और जा सके। उसके बाद में क्या है? श्वसनी या फिर ब्रोंकियोल्स। क्या कहते हैं? श्वास नली में वक्ष गुहा में दो भागों में बट जाती हैं जिन्हें क्रम से दाईं भाग व बाईं भाग श्वसनी कहते हैं। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़ों में प्रवेश करती है। ठीक है, क्या है? मैंने अभी बताया था ऐसे है, एक तो इधर चली जाती है और एक इधर चली जाती है। चित्र देखना अभी दोस्तों। ये देखना, एक तो किधर है? इस भाग में और एक इस भाग में। दोनों में क्या उपस्थित होती है? श्वसनी, श्वसनिका और कूपिकाएं। और इन सारी चीजों से मिलकर क्या बनता है? फेफड़ा। और इनके ऊपर होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी क्या मतलब? रिब्स। क्या कहते हैं इन्हें? रिब्स, पसलियां जिन्हें कहते हैं हिंदी में। रीढ़ की हड्डी तो पीछे होती है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है इसके ऊपर? रिब्स, जो हमारे फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं हम मानव में श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें होती है। अभी मैंने सारी चीजें बता दी थी। मानव के श्वसन तंत्र में उन सभी अंगों को सम्मिलित किया जाता है जो गैसों के विनिमय में योगदान देते हैं। गैसों के विनिमय का मतलब गैसों का आदान व प्रदान में योगदान देते हैं, उसे विनिमय कहते हैं। मानव में श्वसन में फेफड़ों द्वारा होता है, इसलिए मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहा जाता है। यह ध्यान रखना, फुफ्फुसीय श्वसन किसे कहते हैं? फेफड़ों के द्वारा होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय श्वसन। मनुष्य में श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो श्वसन मार्ग और एक फेफड़ा। आई चीज अब आपसे पूछ ले कि श्वसन मार्ग में क्या क्या चीजें हैं, तो आप क्या बताओगे? नासाद्वार। क्या बताओगे? नासाद्वार। उसके बाद में नासापथ, नासापथ। उसके बाद में क्या है हमारी? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद में कंठ। कंठ के बाद में श्वास नली या फिर श्वसन नली। फिर क्या आ गई हमारी? श्वसनिका। फिर क्या है? कूपिका। अगर आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि श्वसन मार्ग को प्रदर्शित कीजिए, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले श्वास, नासाद्वार, नासापथ, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली, श्वसनिका और कूपिका। और इन सबसे मिलकर क्या बनता है? फेफड़े का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आपके समझ में आ गई। ये मैंने अभी बता दी थी, ये हमारा पथ है, इसको भी आप याद रख लेना। दोस्तों देखना, ये एक फेफड़ा है और इस फेफड़े को मैंने टीएस सेक्शन मतलब इसको काट लिया है, और ये हमारी छोटी छोटी सी कूपिकाएं हैं। क्या है? कूपिकाओं। इन कूपिकाओं में क्या होता है? ये यहाँ जो सेक होता है, और ये नली आपको नजर आ रही है, ये नीली और रेड, ये क्या है? धमनियां और सिराएं, जिसमें अशुद्ध रक्त आ रहा है वो तो है नीली वाली, मतलब CO2 का यहाँ पहुंचाने का कार्य कौन कर रहा है? सिराएं। और धमनी क्या है? यहाँ से ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य कर रहा है। कौन? धमनी। जो ये रेड वाली नजर आ रही है, ऑक्सीजन को विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। यहां तक चीजें समझ में आ गई। फिर ये चीजें मैंने आपको समझा दी थी। फिर है हमारे
ये भी समझा दी थी। लास्ट है हमारे श्वासोच्छ्वास, मतलब श्वास लेना और श्वास छोड़ना, दो भागों में बांटा है। श्वास लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अंत्यश्वसन, और श्वास छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, निश्वसन। मतलब श्वास लेते हैं तो देखना दोस्तों हमारे फेफड़े क्या होते हैं, फूलते हैं। जैसे मान लो एक गुब्बारा ले लिया मैंने, गुब्बारा में सांस भरी, मतलब सांस उसके अंदर गई, उसमें क्या हुआ, अंत्यश्वसन, तो गुब्बारा फूल गया। फूल गया कि नहीं फूल गया। मान लो उसमें से सांस छोड़ू मैं, फिर रिलीज करूं तो क्या होगा, गुब्बारा सिकुड़ जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, निश्वसन। ऐसे ही हमारे फेफड़े हैं, मान लो ये हमारे क्या है, फेफड़े हैं। अगर इनके अंदर श्वास आ रही है तो इसकी आकृति बड़ी हो जाती है, अगर श्वास जा रही है तो इनकी आकृति छोटी हो जाती है। ठीक है, निश्वसन और ये क्या है, अंत्यश्वसन। अब पढ़ लेना, अंत्यश्वसन के दौरान बक्षीय गुहा फैल जाती है, मतलब हमारी जो पसलियां है ये ऊंची हो जाती है। आप सांस लेके देख लेना, हुई नहीं हुई, पसलियां फैली, नीचे डायफ्राम होता है, डायफ्राम भी चौड़ा हो जाता है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ जाती है, बक्ष ऊपर हो जाता है, बाहर की ओर की गति करता है, मतलब ऊपर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है। वायु कहाँ भर जाती है, हमारे फेफड़ों के अंदर। आगे है उच्च श्वसन या फिर इसे निश्वसन भी कहते हैं। निश्वसन के दौरान क्या होता है, बक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है। जैसे सांस लो, लई, फूली, उसके बाद में छोड़ना, पहले के जैसी पहली जो स्थिति है वही स्थिति आ जाती है। पसलियों की पेशी शिथिल हो जाती है, मतलब पसलियां कैसी हो जाती है, ढीली हो जाती है। जैसे पहले चौड़ी हो गई तो फिर कैसी हो गई, ढीली हो जाती है। पक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाते हैं। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। ये हमने आज का लेक्चर पढ़ लिया। इसके अंदर श्वसन तंत्र के बारे में हमने सारी चीजें बहुत ही डिटेल से पढ़ी है। आपको बेहतर तरीके से नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल भी भूलना मत दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।